हेलो एवरीवन, पीजी दिस साइड। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर के आए सीए फाइनल एफआर के इंडिया 16 की रिवीजन वीडियो। हाँ जी दोस्तों, ये होने वाली है सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी अटेम्प्ट है मई 26 और ऑनवर्ड्स। सो डिस्क्लेमर यही है, जिनका भी अटेम्प्ट जनवरी 26 में है वो इस वीडियो से दूर रहे। जो ऑलरेडी आपके टीचर्स जो आपको प्लान दिए गए उसी को एग्जीक्यूट करें। So, ये वीडियो जो रेलिवेंट होने वाली है ओनली फॉर द स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इन मई 26 और ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं सीए फाइनल एफआर का इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस ये है, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है इसका समवेयर अराउंड 6 to 8 मार्क्स का आता है और एमसीक्यूज के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके। तो सबसे पहले इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा इंडेक्स है, फटाफट बिना किसी देरी के इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं इस इंपॉर्टेंस इसकी इस इंडिया 16 की ऑब्जेक्टिव क्या है। आप किसी भी लिस्टेड एंटिटी बड़ी कंपनीज की बैलेंस शीट को देखोगे तो सबसे पहला जो हेड मिलेगा वो मिलता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कहाँ पर लिखी हुई है? उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी पीछे नोट्स जाते हैं वो कैसे जाएंगे, कैसे डिस्क्लोज होंगे, वो सब बताता है हमारे को इंडिया 16। क्या उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यूज होंगी, कैसे डिटरमाइन की जाएगी, ये सब सिखाएगा हमारे को इंडिया 16। तो दोस्तों फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं और अपने एग्जाम के अंदर 6 to 8 मार्क्स को पक्के कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब क्या है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की मीनिंग को सबसे पहले समझने के लिए अब एक बहुत बड़े से एग्जांपल लूंगा। हम बात करते हैं डोमिनोज की। डोमिनोज का पिज्जा आप सबने खाया होगा। डोमिनोज पिज्जा बनाता है अपने एक ओवन से। ओवन से बनाएगा पिज्जा, पिज्जा को बाद मार्केट में सेल आउट करता है और उससे जनरेट करता है रेवेन्यू। तो यहाँ पर समझना जो डोमिनोज के पास जो ओवन है, उस ओवन से वो प्रोडक्शन करता है और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहा है। तो जो उसका ओवन होगा उसको वो रिकॉर्ड करेगा एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया पीपी का मतलब टेंजिबल आइटम लाइक ओवन डेट आर हेल्ड फॉर यूज, जो आप यूज करोगे किस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर रेंटल्स टू अदर्स। इसके लिए अलग से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या करती है, बहुत ही जो हैवी मशीन्स होती है उनको रेंट आउट करती है, किराए पर देती है। लाइक फायर फाइटिंग ट्रक्स देती है और बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स जो किराए पर देती है। तो जो कैटरपिलर इनकॉर्पोरेशन है, जो कैटरपिलर एक कंपनी है, वो उसके लिए क्या होगा, वो एसेट जो है एज ए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, वो जो एसेट है उसको सेल आउट नहीं कर रहा, उस एसेट को यूज करके उसे रेंट की इनकम कमा रहा है। जैसे आपको मैंने बोला रेंट की इनकम आ रही है, रेंट की इनकम आते ही आपके माइंड में एक नेक्स्ट डाउट आना चाहिए कि सर हमारे को तो इंडेक्स 40 पढ़ाया गया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जहां पर हम बात करते थे कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंट की। तो इसकी अकाउंटिंग तो इंडेक्स 40 में होनी चाहिए। नहीं, इंडेक्स 40 बात करता है आपकी लैंड और बिल्डिंग की, लेकिन इंडेक्स 16 कहता है कि अदर देन लैंड और बिल्डिंग का रेंट है। तो इंडेक्स 16 कहता है भाई आजा, मैं आपको बताऊंगा कैसे तेरे को ट्रीट करना है इंडेक्स 16 के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एडमिन पर्पस। अभी हमने बात करी डोमिनोज की वीजा की। डोमिनोज में जब भी जैसे आप काउंटर पे जाते हो उनके पास एक कंप्यूटर भी होता है, स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन का यूज क्या है, एडमिन पर्पस के लिए। उसको क्या करते हैं वो, उस एडमिन पर्पस के लिए जो यूज किया जा रहा है कंप्यूटर, जो स्क्रीन को यूज किया जा रहा है, उनको भी एज ए पीपीई रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब होता है टेंजिबल आइटम्स, जिसका यूज क्या है, प्रोडक्शन और सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, या हम किसी को रेंट पर देंगे या हम एडमिन पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और जो आपकी टेंजिबल आइटम होगी इसकी जो लाइफ होनी चाहिए मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। लाइफ जो होनी चाहिए मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम की लाइफ है तो उसको आप ट्रीट करोगे एज एन पीएल के अंदर एक्सपेंस। ठीक है, हमने समझ लिया पीपी का टेंजिबल आइटम है जो हेल्ड फॉर यूज है, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, रेंटल्स टू अदर्स और फॉर एडमिन पर्पस। इसके अंदर हमने सबसे बड़ा जो कैच था वो भी पढ़ लिया। रेंटल के मतलब होता है इंडेक्स 40 जो आता है वो बात करता है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, लेकिन जो लैंड एंड बिल्डिंग की अदर्स है वो ट्रीट करता है इंडेक्स 16। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ पीपीई हो जाता है कवर अप। सेकंड बात करते हैं हम इंडेक्स 16 के अंदर ही नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस इंडेक्स। इंडेक्स 16 कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी डोमिनोज की। डोमिनोज के पास 2 ओवन है। एक ओवन को उसने मार्केट में रख दिया सेल आउट करने के लिए। अब एक ओवन को उसने सेल आउट के लिए रख दिया, क्या वो आपका पीपी होगा? नहीं, वो आपका ट्रीट किया जाएगा एज पर इंडेक्स 105। जो आपकी एसेट है सॉरी, जो आपका ओवन है उस आपने ओवन को क्या करा है, हेल्ड फॉर सेल कर दिया, हेल्ड फॉर यूज नहीं है। जैसे वो हेल्ड फॉर सेल आया उसके लिए सेपरेट इंडेक्स आ गया इंडेक्स 105। जैसे आपको धीरे 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 सारे इंडेक्स कवर हो जाएंगे, जैसे जैसे आप सबको इंडेक्स को रिवाइज करते जाओगे आप बहुत ही अच्छे से करेक्ट कर पाओगे इन सब चीजों को। तो नॉन एप्लीकेबल कहाँ पर होगा, जो आपका हेल्ड फॉर सेल हो गया।
अगर आपने कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल रख दी, वो आपकी इंडिया 16 से आउट ऑफ स्कोप चली गई, ठीक है। सर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल आइटम्स। जितने भी एक्सप्लोरेशन वाले मिनरल्स होंगे, उनके लिए जो भी एसेट को यूज किया जाएगा, उसके लिए एक सेपरेट इंडेक्स है, इंडेक्स 106, जो आपके भी कोर्स में भी एप्लीकेबल नहीं है। इंडेक्स 106 आपके सेपरेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका बायोलॉजिकल एसेट। एक आपका इंडेक्स 41, आपका इंडेक्स 41 है, जो बात करता है आपकी बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हम बात करते हैं दो बंदे, एक के पास एक जो काम करता है एग्रीकल्चर पर, दोनों आपके पास दो पर्सन है, दोनों के दोनों पर्सन आपके काम करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बट एक बंदा जो काम करता है, फॉर एग्जाम्पल, वो उसका काम है चावल की खेती करना, कोई वेजिटेबल्स उगाता है, वो वेजिटेबल की फार्मिंग कर रहा है। एक जो सेकंड पर्सन है, फॉर एग्जांपल, वो बनाता है, वो फ्रूट्स की खेती कर रहा है, फ्रूट्स लाइक फॉर एग्जांपल आम की खेती करता है, मैंगो। तो क्या करता है, मैंगो की ट्री लगाता है, मैंगोज उसके ऊपर जैसे से आते हैं, तो मैंगो सोल्ड आउट करता है। तो इस अंदर बताया जाता है बायोलॉजिकल एसेट का मतलब है वो एसेट जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो दोनों हो गई आपकी, चाहे वो फार्मिंग ऑफ राइस है या वेजिटेबल्स है या फार्मिंग ऑफ मैंगोज है। बट जैसे ही आप बात करते हो फार्मिंग ऑफ मैंगोज, उसकी लाइफ क्या होती है? जब भी आप कभी आम का पेड़ देखोगे कि क्या होता है, आम का पेड़ आपने आज उगाया, वो 3 4 5 साल पहले उगाने में लगेगा, उससे से बड़ा होगा, उसके बाद उसके अंदर आम आएंगे। तो जो आम का पेड़ है, आपको एटलीस्ट 20 25 30 साल तक आपको वो आम देगा, ठीक है। तो इस इंडियस ने कहा कि अगर आपके पास कोई बियरर प्लांट है, लाइक आम का ट्री, इस टाइप के ट्रीज हैं, जो ऐसे ट्री जो कुर्बान नहीं होते, जैसे कि हम चावल की खेती उगाया, चावल कट गए, धान कटा, खत्म, इतना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने वेजिटेबल बात करते हैं, आलू, आलू उगाए, आलू उखाड़े, सेल आउट कर दिए। अब क्या वो जो पेड़ बचा, आलू का कुछ बचा नहीं बचा, उसको आप एसेट कुछ ट्रीट नहीं कर सकते। पर हम बात करते हैं बियरर प्लांट, आम का पेड़, सेब का पेड़, ये सब ऐसे कैसे पेड़ है जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, मोर देन 1 ईयर है। तो उस केस में इंडेक्स 41 कहता है, इंडेक्स 16 कहता है, अगर आपके पास बियरर प्लांट है, बायोलॉजिकल एसेट को पहले इंडेक्स 16 ने बाहर करा, बायोलॉजिकल एसेट के अंदर भी जो बियरर प्लांट होगा, उस बियरर प्लांट को वो इंडेक्स कहता है 16, तू मेरे पास आ जा भाई, मैं बताऊंगा कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो बियरर प्लांट आएगा, इंडेक्स 16 में ट्रीटमेंट होगा। अदर देन बियरर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, इंडेक्स 41 की तरफ जाएंगे, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी वाले आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए जिसके अंदर वो कहेगा क्या बायोलॉजिकल एसेट्स लाइक मैंगो ट्री आपके इंडेक्स 6 में कवर होते हैं, हाँ जी कवर होते हैं। अदर देन मैंगो ट्री क्या नहीं कवर होंगे? बिल्कुल कवर नहीं होंगे, वो आपके एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंडेक्स फॉर बियर प्लांट के अंदर क्या होता है, आपकी यूज फॉर प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अभी मैंने आपको बताया था, जिसकी लाइफ क्या होगी, लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर होगी। और जो पेड़ आप लगाओगे नॉट फॉर सेल है। आपने आम का पेड़ लगाया, सिर्फ इसलिए नहीं लगाया आम का पेड़ उगाओगे उसको सेल आउट कर दोगे जब से बड़ा होगा, नहीं। आपने आम का पेड़ लगाया, उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा, आम जो निकलेंगे, जो उससे फल निकलेगा, उसको आप सोल आउट करोगे। तो आम का पेड़ आपके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी क्या समझा, फर्स्ट पॉइंट समझा मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सेकंड समझा हमने कौन से पे इंडेक्स 16 एप्लीकेबल नहीं है। फिर नंबर सेकंड के अंदर ही सब्सिक्वेंट हमने पढ़ा बियरर प्लांट के बारे में। हम नंबर थर्ड पे चलते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, आपको किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है ना, सबसे पहले देखना होगा क्या वो अपना इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास करता है क्या। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास कैसे करेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी जो पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्या वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो करेगा आपकी कंपनी को। यहाँ पे इंडेक्स कहता है कि इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। जो आप एसेट को एज ए पीपीई रिकॉर्ड करना चाहते हो, क्या वो आपको इन फ्यूचर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ठीक है। क्या उसकी जो एसेट है उसकी कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। तो ही आप पीपीई को एज ए एसेट बुक करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सर समझ नहीं आया यहाँ पर, हाँ जी देखते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का क्या मतलब है यहाँ पे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब समझते हैं। आपकी डोमिनोज की कंपनी है, डोमिनोज की कंपनी ने अवन लगाया, अवन से पिज़्ज़ा बनेगा, पिज़्ज़ा को मार्केट में सेल करेगा, सेल करने से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो क्या हुआ, इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ। तो कंपनी को बेनिफिट हुआ इस अवन से पिज़्ज़ा बना, पिज़्ज़ा को सेल किया तो बेनिफिट आया। इसलिए इस अवन ने टेस्ट पास कर लिया पहला क्या, कि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो देगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या इस अवन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जब भी आपने कॉस्ट को, क्या हम इसकी पीपीई की कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं, जो हम अपन को कैपिटलाइज करना चाहते हैं एज पर इंडेक्स 16, क्या इसकी कोई कॉस्ट है, क्या ये कॉस्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी बात करता है, ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देख लेंगे और कॉस्ट क्या रेवन्यू मेजर्ड है। 3 पॉइंट हमने पढ़े, मीनिंग ऑफ पीपीई, सेकंड क्या एक्सेप्शन है, नंबर थर्ड इसका जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। पहला बताया हमने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। ये 2 पॉइंट अगर पास करेंगे तो ही आप सब्सिक्वेंट इंडेक्स 16 के आगे फर्दर
आगे उसमें काम करेंगे। फिर पूछता है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। बहुत बार क्या होता है कंपनी छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स अपनी सर्विसिंग के लिए रखती है, अपनी जो एसेट बुक की है उसकी सर्विसिंग के लिए छोटे-छोटे पार्ट्स वगैरह रख लेती है। क्या उसको हम पीपी रिकॉर्ड करना चाहिए? इसमें पूछेंगे अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करता है क्या? जो हमने ऊपर पढ़ा फ्यूचर में बेनिफिट देगा, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड होगी। इन दैट केस आप उसको पीपी रिकॉर्ड कर लो। अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, आप सिंपली अपनी जो छोटे-मोटे पार्ट्स हैं उनको एज़ एन इन्वेंटरी बुक कर लोगे, एज़ इन्वेंटरी ट्रीट करोगे, ठीक है? ओके। हम इसके अंदर एक एग्जांपल और है। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास बहुत सारे छोटे-छोटे मेनी टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे टूल्स रखे हुए हैं। तो उस टूल्स को हम क्या एक्यूमुलेट करके एक एसेट बुक कर सकते हैं? आंसर इज यस। इंड एस 16 कभी भी आपको ये नहीं कहता कि इतनी छोटी आइटम या कोई बड़ी आइटम को ही हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानेंगे, नहीं। उसकी वैल्यू एक सिग्निफिकेंट है और आपके लिए वो मटेरियल है, उस केस में आप उसको कैपिटलाइज़ कर सकते हो। ठीक है जी। फिर नंबर 3 हमने बात कर लिया इनसिग्निफिकेंट आइटम की भी बात करी। आपको एग्जांपल बताया छोटे-छोटे आइटम्स को आप इनसिग्निफिकेंट है, उनको आप एक्यूमुलेट करो, सिग्निफिकेंट बनते हैं, उसको आप कैपिटलाइज़ कर सकते हो। ठीक है। हमारा 3rd पॉइंट भी कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन। ओके। बहुत बार क्या होता है आपने देखा होगा कंपनीज अपने डोमिनोज ने क्या कर रखा है, अपने फायर अलार्म लगा रखे हैं। फायर अलार्म लगा रखे हैं। क्या वो फायर अलार्म हमारे पीपीई होने चाहिए? सोचो, क्या वो फायर अलार्म हमारे को हमने भी पहले सीखा था कि जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास होना चाहिए। क्या था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू एंटिटी होना चाहिए, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड होनी चाहिए। दोनों के दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। क्या फायर अलार्म जो लगे हैं, वो हमारे को कोई रेवेन्यू जनरेट करके देंगे? आंसर इज नो। वो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करके देंगे। और हम फॉर एग्जांपल हमने कोई एयर प्यूरीफायर लगाया हुआ है अपनी कंपनी में, क्या वो हमारे को कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं? नहीं। बट बट वो उन एसेट को हेल्प कर रहे हैं जो हमारे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। ये वो एसेट की बात कर रहे हैं हम, ये वो ऐसी एसेट हैं जो हमारी नॉर्मल पीपीई को आगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने में हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप बुक करोगे एज़ ए पीपीई। ठीक है, हमने क्या देखा? अगर आपके वो जितने भी छोटे-छोटे एसेट्स सेफ्टी अलार्म हो गए, कोई पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम हो गया, फायर अलार्म हो गया या कोई एयर प्यूरीफायर हो गया, ये डायरेक्टली आपको बेनिफिट नहीं दे रहे, बट इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? उन एसेट को बेनिफिट दे रहे हैं जो आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, तो आप उसको रिकॉग्नाइज़ करोगे एज़ अ पीपीई। फॉर एग्जांपल आप कहते हो सर वो हमारे बेनिफिट नहीं देते, तो हमने क्या करा? वो नेसेसरी नहीं है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए फ्रॉम रिलेटेड एसेट, तो उसको रिकॉर्ड करोगे एज़ ए पीपीई। इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है आपको अदर एसेट को। ठीक है जी, ठीक है। सर उसके बाद ना हमारे बहुत बार क्या होता है छोटे-मोटे खर्चे होते रहते हैं। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपने देखा होगा, आपने कभी भी ऑडिट किया होगा ना स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो उसमें क्या होता है वहाँ पर ना फर्नेंस लगी होती है। फर्नेंस का जब वो गर्म होती है ना वो अराउंड 1500 से 2000 डिग्री के टेम्परेचर पे गर्म हो रही होती है। तो कभी-कभी ना वो अलाइन हो जाती है। एक उसको रीलाइन करने के लिए छोटे-मोटे खर्चे करने पड़ते हैं। या जब भी आप कोई छोटा-मोटा खर्चा करते हो फॉर एग्जांपल ग्रीसिंग, कोई पेंटिंग, कोई भी कुछ करा दिया, कुछ छोटा-मोटा एक्सपेंस हुआ, तो उसको क्या करोगे? सर्विस एक्सपेंस कहोगे। सर्विस एक्सपेंस को आपको डालना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। उसको आपको एसेट के अंदर कैपिटलाइज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही बात कर रहे हैं कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट डे टू डे कॉस्ट आ जाती है कोई, तो आपको सेल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉग्नाइज़ करो, खर्चा बुक करो, आगे बढ़ जाओ। ओके। जब भी आप कोई भी चीज़ कैपिटलाइज़ कर रहे होगे, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने देखना पड़ेगा क्या जनरल रिकग्निशन क्राइटेरिया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड है, तो ही आप उसको कैपिटलाइज़ करोगे। ठीक है जी। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इस एडजस्टमेंट को पूछा जाता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं, कोई भी शिप्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ इंटरवल्स के अंदर अपने पूरे के पूरे एसेट की एक सर्विसिंग करानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एयरप्लेन्स की, तो एयरप्लेन को भी अपने पूरे इंजन की ओवरऑल एक सर्विसिंग करानी पड़ती है। जो तो उसके सर्विस के जो भी एक्सपेंस होंगे, उस सर्विस एक्सपेंस का बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मटेरियल अमाउंट होता है। तो इंड एस 16 कहता है जब भी आपकी एसेट के अंदर कोई ओवरहॉलिंग हो रही है, कोई बड़ी सर्विस हो रही है, तो उसको आप कैपिटलाइज़ करोगे। कैपिटलाइज़ करेंगे, ठीक है। जब हम इसको कैपिटलाइज़ करेंगे, जनरली पढ़ते हो थ्योरेटिकल समझ में आता है, ठीक है जी कैपिटलाइज़ कर देंगे। एग्जांपल के लिए करते हैं बात। आपके पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए की। आपने उसको एवरी 5 इयर्स आपको एवरी 5 ईयर उसकी ओवरऑलिंग करानी है, उसकी सर्विसिंग करानी है। उसकी कॉस्ट आएगी लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस एवरी 5th ईयर के अंदर। तो उसमें क्या होगा जो आपकी फर्स्ट एसेट बुक की थी 1 करोड़ की,
तो उसमें आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि 1 करोड़ की एसेट में अगर मैं आज ही ओवररोलिंग कराता हूँ, कितना एक्सपेंस? 10 लाख, मतलब 90 लाख की एसेट की वैल्यू है, 10 लाख इसके अंदर एक्सपेंस आएगा। तो जब भी आप फर्दर 5 ईयर्स के बाद 10 लाख को बुक करोगे, जो दोबारा सर्विस एक्सपेंस कराओगे ओवरऑल का, उसको कैपिटलाइज करोगे, और जब ऑलरेडी आपकी जो न्यू एसेट थी, जब आपकी एसेट के अंदर इंक्लूड 10 लाख था, उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे। मतलब क्या होगा, जो आपका 10 लाख का एक्सपेंस है, उसको 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर अमोर्टाइज करोगे। जो बाकी दोबारा से आपने 10 लाख का एक्सपेंस करोगे, उसको आप कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पे, कंसेप्ट ये कहता है कि ओल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट को आप डी रिकॉग्नाइज करो, जो न्यू कॉस्ट होगी, जो भी ऐड करोगे, उसको आप कैपिटलाइज करोगे, अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मैच करता है फ्यूचर बेनिफिट वाला और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड वाला। ठीक है, अगर आपकी इवन इफ ओरिजिनल इंस्पेक्शन कॉस्ट वाज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली व्हेन द एसेट वाज फर्स्ट ब्राउट, यू कैन एस्टिमेट इट यूजिंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर करंट इंस्पेक्शन। अभी आपको बताया 90 लाख, 10 लाख बाइफरकेट करोगे, 10 लाख को रिकॉग्नाइज करोगे, पर फर्दर जो 10 लाख खर्च होंगे उसको आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। फर्दर फटाफट से रैप अप कर लेते हैं इतना जो हमने पढ़ा अभी तक। सबसे पहले हमने समझा था मीनिंग ऑफ पीपी। पीपी में क्या था? प्रोडक्शन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, रेंटल्स टू अदर्स, और फॉर एडमिन पर्पस के लिए होना चाहिए। नॉन एप्लीकेबिलिटी में हमने किया था हेल्ड फॉर सेल है, तो यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसेट है, अदर देन बियर प्लांट, 41 में जाओगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स है, 106 के अंदर जाओगे। फिर हमने देखा था इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड होनी चाहिए। फिर हमने देखा छोटे मोटे आइटम्स हैं, उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास करता है, तो अदरवाइज उसको इन्वेंटरी ट्रीट कर लोगे। उसके बाद हमने देखा था रिकॉग्निशन ऑफ पीपी फॉर सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रीजंस। कोई भी एसेट डायरेक्टली बेनिफिट नहीं दे रही बट इनडायरेक्टली एसेट को बेनिफिट दे रही है, कैपिटलाइज कर दो। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, छोटे मोटे खर्चे जितने भी होते हैं पीएल के अंदर चार्ज कर देंगे। उसके बाद हमने देखा मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल, उसको क्या करना, पुराने खर्चे को डिरिकॉग्नाइज करो, नए खर्चे को कैपिटलाइज कर दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ पीपीई। ये आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा इसी पॉइंट के ऊपर आएगा। मेजरमेंट ऑफ पीपीई, सबसे पहले क्राइटेरिया चेक कर लिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्राइटेरिया चेक कर लिया हमने कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, उसको जो पीपी की एसेट को हम जो रिकॉर्ड करेंगे, कितनी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, हमने तो सीख लिया रिकॉर्ड करना है, कितनी अमाउंट को रिकॉर्ड करना है वो अब सीख लेते हैं। कभी भी आप भी कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप ये देखो पीपी को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो। कोई आपने एसेट सिंपली मार्केट में गए, परचेज कर ली, रिकॉर्ड कर दी, ठीक है जी। या फिर आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी हो सकता है, ठीक है। नंबर थर्ड तरीका हो सकता है डेफर्ड क्रेडिट पे लेकर आ सकते हो, उधार खरीद के लेके आ सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया हो सकता है कोई आपका एक्सचेंज ऑफ असेट, एक पीपी के अगेंस्ट दूसरी एक पीपी के अगेंस्ट दूसरी पीपी को आपने एक्सचेंज कर लिया हो, ये भी तरीका हो सकता है। तो इंडिया 16 कहता है हमारे पास 4 तरीके हैं, या तो आप पीपी को डायरेक्टली परचेज करके ले आओ, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर लो, डेफर्ड क्रेडिट हो, या आप उसको एक्सचेंज करके लेके आ जाओ। तो 4 क्राइटेरिया, 4 तरीके हैं। सबसे पहले समझते हैं हम, अगर जब हम पीपी को परचेज करते हैं, एक्विजिशन ऑफ पीपी करते हैं, तो जब भी आप पीपी को परचेज करेंगे, जब आप परचेज करेंगे पीपी को, उसके अंदर क्या होगा, सिंपली ऐड करोगे परचेज प्राइस। फॉर एग्जांपल आपने आज कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई आपने कोई एसेट खरीदी पीपी में, तो सीधा 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 उसका करो, जो परचेज प्राइस है उसको ऐड करो, प्लस करो ऐसे टैक्स जो नॉन रिफंडेबल है। अगर कोई टैक्स रिफंडेबल है, उस एसेट में ऐड नहीं करोगे। अगर कोई एसेट के अंदर ऐसे टैक्सेस हैं जो रिफंडेबल है, उसको ऐड नहीं करने। मतलब क्या है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट को ही आप सिर्फ ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको ऐड लेस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल आपने गए फॉर एक एसेट है, पर्टिकुलर एसेट को खरीदो 1 करोड़ में, 5% का डिस्काउंट मिलता है, लेट्स करो 5%, माइनस करोगे अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट 5% लेस किया, आ गया 95 लैक्स का, तो आपको 95 पे रिकॉर्ड करोगे। फिर सेकंड होता है कुछ ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे होते हैं, कैसे, कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट की कॉस्ट है रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, कोई साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ गई आपकी, कोई डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट आ गई, कोई इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, कोई प्रोफेशनल फीस है, कोई टेस्टिंग की फीस है। टेस्टिंग फीस के आगे मैंने वर्ड लिखा है नेट। टेस्टिंग फीस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक एसेट आपने लेकर गए, उसको एक ट्रायल रन दिया, उसका एक आउटपुट निकल के आया। बात कर लेते हैं अभी एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज का। डोमिनोज एक ओवन लेके आया, उस ओवन में उसने पहले फर्स्ट 50 पिज़्ज़ास बना के देखे। जो उसने पिज़्ज़ा बना के देखे फर्स्ट 50 पिज़्ज़ा का, उसको फॉर एग्जांपल कॉस्ट आई, लेट्स सपोज 200 रुपीज़। फिर उसने अगर पिज़्ज़ा 50 पीसेस बने, उसने 50 मार्केट में सोल्ड आउट कर दिए, लेट्स सपोज वो सोल्ड आउट कर दिए उन्हें 100 के, तो उसका जो नेट एक्सपेंस आएगा वो आया 100 का टेस्टिंग का। तो यहाँ पे कहते हैं टेस्टिंग फीस आपको 100 रुपीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट। फिर एक आती है ऐसी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है, आप देखो, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मेरे एक ऑडिट का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको।
लास्ट ईयर मैं एक ऑडिट पे गया था जहाँ पर क्या था, एक कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्टील बनाती है। उसके लिए उसको एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है बॉक्साइट। उस बॉक्साइट को क्या करती है, वो एक्सट्रैक्ट करती है। एक्सट्रैक्ट करती है एक उसको बहुत बड़ी-बड़ी माइन्स मिली है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है कि जब जैसे वो अपने वहाँ पे मशीन्स लेके जाती है ना, तो गवर्नमेंट कहती है जब भी आप आपसी मशीन्स को बाहर पे बाद में निकालोगे, तो उसका भी एक आपको डिसमेंट जो भी आपके इक्विपमेंट होंगे उसको हटाओगे, उसकी कॉस्ट लगती है। उस जब आप जो भी वहाँ पे अपनी मशीनरी को डिसमेंटल करोगे, तो एक कॉस्ट लगेगी। तो उस जो कॉस्ट आपकी 10 साल बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज एक माइन्स खरीदी, गवर्नमेंट से माइन्स का लाइसेंस मिला, लाइसेंस मिलने के बाद आपको कहा कि 10 साल बाद जब आप यहाँ से खाली करके जाओगे, तो अपनी इस एसेट को उठा के लेके जाओगे। जो भी कचरा होगा उसको लेके जाओगे, तो उसको डिसमेंटल करोगे, उस डिसमेंटलिंग की कॉस्ट आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी बात करते हैं, कॉस्ट आती है 1 करोड़ रुपए। तो उस 1 करोड़ को आज 10 साल बाद जो कॉस्ट आएगी 1 करोड़ की, उस कॉस्ट की आज एक प्रेज़ेंट वैल्यू होगी, उस प्रेजेंट वैल्यू को भी आप कैपिटलाइज करोगे। वाओ! देखो इंडेक्स सिस्टम कितनी गहराई के अंदर जाता है। वो कहता है परचेज प्राइस यहाँ तक ठीक है, फिर कोई डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन 10 साल बाद जो होने वाले खर्चे हैं उसको लेके आओ प्रेजेंट वैल्यू पे, उसको रिकॉर्ड करो और कैपिटलाइज करोगे एसेट के अंदर। ठीक है जी, ठीक है। उसका एग्जांपल दिया मैंने डिसमेंटलिंग कॉस्ट का यहाँ पर। अब इस एग्जांपल को अच्छे से पढ़ लेना। ये जो मेरे नोट्स हैं इसको अभी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और प्लस अपने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी ऐड कर दूंगा। तो आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ आईसीए की स्टडी मटेरियल से बनाए हैं, तो आपके एग्जाम के लिए 100% कवरेज हो जाएगी। आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगर कोई कंपनी डैमेज करती है किसी लैंड को वाइल प्रोड्यूसिंग द इन्वेंट्री। सर वाइल प्रोड्यूसिंग द इन्वेंट्री, हाँ देखो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल आपको एक माइंस गवर्नमेंट से एक लाइसेंस मिल गया माइंस का। आपने क्या करा, माइंस उस माइंस से अपना जो भी आपको केमिकल, जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इन्वेंटरी आपको निकालनी थी, फॉर एग्जांपल बॉक्साइट, आपने बॉक्साइट निकाला। उस बॉक्साइट को निकालने के बाद वहां पर क्या होता है, ब्लास्ट भी किया जाता है। बॉक्साइट को निकालना है ना, एक्सट्रैक्ट करना है, ब्लास्ट किया जाता है। जब वहां ब्लास्ट होता है ना, तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो आप गवर्नमेंट कहती है आपसे, जिन्होंने आपको लाइसेंस दिया था माइंस का, वो कहते हैं इन गड्ढों को आपको फिल करना पड़ेगा, इन गड्ढों को आपको पूरा भर के जाना पड़ेगा जब आप यहाँ से जाओगे। अच्छा, तो जो आपको गड्ढे भरने का जो खर्चा आएगा, उस खर्चे को आप पीपी में कैपिटलाइज नहीं करोगे, उस खर्चे को आप कैपिटलाइज करोगे इन्वेंट्री के अंदर। तो इंडेक्स सिस्टम ये कहता है जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसके अंदर इंक्लूड करोगे आप, इसको पीपी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है जी, वाला पॉइंट भी कवर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो हम पीपी में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग सेरेमनी। आपने अपनी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी तैयार करी, उसका आपने कोई ओपनिंग करा दिया फॉर एग्जांपल किसी भी बड़े एक्टर से। एक्टर ने चार्ज कर लिए 10 लाख 15 लाख, क्या उसको कैपिटलाइज करोगे? नहीं, उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। वो होती है सेरेमनी कॉस्ट। फिर आते कुछ मार्केटिंग करी आपने, कोई मार्केटिंग करी, कोई स्टाफ को ट्रेन करा, उस पीपी उस एसेट को कैसे आपने चलाना है, उस एसेट को चलाने के लिए आपने स्टाफ को ट्रेन करा, क्या वो एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज करोगे? आंसर इज नो, इंडियन सिस्टम क्लियरली मना करता है। सेकंड पॉइंट है कोई एडवर्टाइजमेंट करा, नहीं है अलाउड। स्टार्टअप की कॉस्ट है, नहीं अलाउड। ओपनिंग सेरेमनी नॉट अलाउड। मेंटेनेंस की कॉस्ट उससे होती है, कोई अलाउड नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट को आपको पीएल के अंदर चार्ज करना होगा, एक्सेप्ट आपकी कोई ओवरऑलिंग कॉस्ट नहीं है। अगर आपकी ओवरऑलिंग कॉस्ट होती है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करोगे, जो मैंने पीछे पढ़ा था। फिर आती है आपकी एबनॉर्मल लॉस, ऑपरेटिंग लॉस, कोई प्रोसेसिंग फीस ऑफ लोन है। अगर इंडेस 23 आपका जो बोरोइंग कॉस्ट है इंडेस है, इंडेस 23 अगर उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग फीस ऑफ लोन है, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग कोई लोन का इंटरेस्ट है तो कैपिटलाइज करोगे, अगर कोई प्रोसेसिंग फीस है उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। फिर आता है डे टू डे जनरल खर्चे जो होते हैं आपके, ऑफिस एडमिन सैलरी हुई, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। कोई भी ऑपरेशन लॉस होगा उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, हमारे पास मेजरमेंट ऑफ पीपी, पीपी की जब अमाउंट कॉस्ट को मेजर करने के 4 तरीके हो सकते हैं। आप या तो परचेज करके ला रहे हो, या आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, डेफर्ड क्रेडिट है, या फिर एक्सचेंज है। उसमें से हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया है अपना, एक्विजिशन ऑफ पीपी वाला। सेकंड पॉइंट आपका आता है कंस्ट्रक्शन, आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो पीपी को, ठीक है, खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। खुद कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या लगेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लगेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे, कुछ ओवरहेड्स खर्चे आ जाएंगे, डायरेक्ट वेजेस हो जाएंगे, तो उन सबको आप ऐड करोगे। उसके अंदर ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई पीपी को बनाना है, उसके लिए आपने कोई लोन लिया, कोई स्पेसिफिक लोन लिया जो एज पर इंडेक्स 23 आपका क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो जो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसको भी आप कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, इस इंटरेस्ट कॉस्ट की आपको पर्टिकुलर क्लैरिटी अच्छे से और जब आएगी जब आप इंडेक्स 23 को रिवाइज करेंगे। आपने मटेरियल ऐड किया, इंटरेस्ट ऐड किया, कोई और खर्चे जो अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर, जैसे हमारे इस टाइप के, ये वाले खर्चे, ये कोई भी खर्चे होते हैं इसको आप ऐड बैक करोगे, ये आपको अलाउड है। ठीक है सर, हाँ जी। अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ा था बायोलॉजिकल एसेट के अंदर बियरर प्लांट का।
आपने कहा था बियरर प्लांट हमारे इंडिया 16 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। उस पीपी को मैं क्या ट्रीट करूं, परचेज ट्रीट करूं, या मैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन में ट्रीट करूं, या डेफर्ड क्रेडिट में ट्रीट करूं, एक्सचेंज में ट्रीट करूं? इंडिया 16 क्लियरली कहता है इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा सेल्फ कंस्ट्रक्शन एसेट के अंदर। सेल्फ कंस्ट्रक्शन एसेट क्यों? देखो आप इसमें मानो आपने आज एक आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाने के लिए आप उसका बीज लेके आए, उसके जो भी आपके एक्सपेंस आए, आपने उसकी सिंचाई करी, उसके बाद आपने केयरिंग भी करी उस पेड़ की, तो वो बड़ा हुआ। तो जितने भी ये एक्सपेंस होंगे उस सबको आप करोगे कैपिटलाइज्ड। इंडिया 16 कहता है बियर प्लांट के अंदर जितने भी खर्चे हुए उसको आप ट्रीट करोगे सेल्फ कंस्ट्रक्शन, प्लस जितने भी खर्चे होंगे उसको करोगे आप कैपिटलाइज्ड। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, 2 पॉइंट कवर हो गए हमारे, हमने जो परचेज किया था वो भी कवर हो गया, फिर हमें सेल्फ कंस्ट्रक्शन देखा वो भी कवर हो गया। नंबर थर्ड आता है हमारा एक्सचेंज ऑफ एसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। ये आपके क्वेश्चन जो अगर बनेगा तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है बहुत ही अच्छा, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आने के बहुत हाई चांसेस है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है जब भी आप कोई एसेट को एक्सचेंज करते हो उसको कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। देखो यहाँ पे कहता है आपने पीपीयू को एक्सचेंज में लेकर के आए, ठीक है जी, लेके आए, उसकी क्या वैल्यू होगी। देखो आप एसेट तो रिकॉर्ड करोगे, बट उस एसेट की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। जब आपने एक पीपी के अगेंस्ट दूसरी पीपी लेकर गया, ठीक है जी, सबसे पहले आपको एक सिंपल सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या मेरे इस एक्सचेंज का कोई कमर्शियल सब्सटेंस है। जो मैंने एक्सचेंज करी, क्या इस एक्सचेंज का मेरा कोई कमर्शियल सब्सटेंस है। इन केस ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर मेरा कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो ट्रीटमेंट अलग होगा। अच्छा जी, कमर्शियल सब्सटेंस देखना है पहली कंडीशन। सर ये कमर्शियल सब्सटेंस होगा क्या, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब समझते हैं सबसे पहले। लेट सपोज आपके पास एक डीजल ट्रक है, आपके पास आपकी कंपनी है जिसके पास एक डीजल ट्रक है, उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा था एज पीपी। उस डीजल ट्रक के एक्सचेंज में आप लेकर के आ गए इलेक्ट्रिक ट्रक। डीजल ट्रक था, उसके एक्सचेंज में लेकर के आ गए आप इलेक्ट्रिक ट्रक। तो डीजल और इलेक्ट्रिक से लाने में आपका बेनिफिट क्या हुआ, इस एक्सचेंज को बेनिफिट, एक्सचेंज करने का जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि आपको आपकी फ्यूल की कॉस्ट सेव होगी। तो आपका यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर आप कोई डीजल ट्रक से इलेक्ट्रिक ट्रक पे आ गए, उससे क्या हुआ, उस एक्सचेंज से बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, बेनिफिट ये मिल रहा है कि मैं मेरे को कल को फ्यूल की कॉस्ट सेव होगी, तो मेरा कमर्शियल सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल सेम मॉडल सेम ट्रक आपके पास सेम कंपनी का है, उसी के एक्सचेंज में दूसरा ट्रक लेके आ गए आप, सेम ही ट्रक है वो भी। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास टाटा का ट्रक है, दूसरा भी टाटा का ट्रक है, सेम मॉडल है, दोनों सेम मॉडल है, सेम मैंने परचेज करे, दोनों सेम परचेज करे, उनको एक्सचेंज कर लिया, उससे आपको क्या बेनिफिट मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो आपका कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सर अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है फिर तो बड़ा सिंपल है, जो आपकी एसेट जा रही है आपकी बुक से, एक एसेट आपकी बुक्स में आ रही है, एसेट तो आ रही है और जा रही है, पर उसकी वैल्यू कौन सी रिकॉर्ड करोगे, जो आपकी एसेट की वैल्यू जो जा रही है ना निकल के, जो एसेट आपकी जा रही है उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसी ही कैरिंग अमाउंट पे आप रिकॉर्ड करोगे। सर क्या, लेट सपोज आपके पास एक ट्रक था जिसकी वैल्यू थी 1 करोड़, 10 करोड़। सेकंड ट्रक जो आपका था उसकी कैरिंग अमाउंट जो सामने वाली बुक्स में है वो आ रही है लेट सपोज 12 करोड़। पर आपका यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो आपके पास ट्रक आ रहा है सेकंड वाला, इस ट्रक की जो वैल्यू होगी वो 10 करोड़ ही होगी, 10 करोड़ ही होगी। जो आपकी एसेट की वैल्यू कैरिंग अमाउंट आपकी ऑलरेडी है उसी ही वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है सर, अगर हमारा कमर्शियल सब्सटेंस होता है उस केस में क्या होगा, उस केस में देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अगर हमारा यहाँ पर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। दोस्तों देखो, जब आपका कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया डीजल ट्रक टू ईवी व्हीकल पे आना, ईवी ट्रक पे आना, उस केस में क्या होगा, आप सबसे पहले चेक करो जब आपके पास एसेट जो आ रही है उन दोनों की क्या आपके पास एक फेयर वैल्यू है। जो आपके पास एसेट आ रही है और जो एसेट जा रही है दोनों की फेयर वैल्यू है। आंसर इज यस, दोनों की फेयर वैल्यू आपके पास है, और कैरिंग अमाउंट तो ऑलरेडी आपके पास है, दोनों की कैरिंग अमाउंट भी, दोनों की फेयर वैल्यू भी है। उस केस में आप क्या करोगे, जो आपकी एसेट जा रही है उसकी जो फेयर वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड करोगे। देखो मैंने लिखा है इफ द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट एक्वायर्ड और गिवन अप बोथ क्लियरली एविडेंट, दोनों की फेयर वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें जो आप फेयर वैल्यू लोगे वो लोगे एसेट गिवन अप, जो आपकी एसेट निकल के जा रही है उस एसेट की जो फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करोगे न्यू वाली एसेट को। ठीक है
सर अगर दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल, पहली बात तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता कि आपके पास कोई एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू आपके पास नहीं है। फिर भी हम मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो है जिसके अंदर आपके पास दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है। उस केस में क्या करना पड़ेगा? सेम लाइक हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था उस जैसे वाला। क्या? जो हमारी एसेट जाएगी उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसी पे आपको रिकॉर्ड करनी होगी नई वाली एसेट को। हमारा कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? नहीं करता, तो आपको बताया कि जो आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है ऑलरेडी जो आप गिवन अप कर रहे हो, उसी एसेट पे नई वैल्यू को उसी वैल्यू पे नई वाली एसेट को रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है। हम बात करते हैं कमर्शियल सब्सटेंस है, और कमर्शियल सब्सटेंस होने के बाद फेयर वैल्यू आने वाली एसेट की और जाने वाली एसेट की, मतलब एसेट गिवन अप की, एसेट एक्वायर्ड की दोनों की फेयर वैल्यू है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने एसेट को दिया है, एसेट गिवन अप है, उसकी एसेट की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे नए वाले एसेट को। ठीक है। सर हमारे पास तो दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू दोनों की नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे? जो भी आप एसेट गिवन अप कर रहे हो उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उस पर रिकॉर्ड कर लोगे। ओके। सर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हम एसेट लेके आ रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू है, जो हमारी एसेट जाएगी उसकी फेयर वैल्यू नहीं है। उस केस में क्या हुआ? देखो, ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस भी है, क्या हमें चेक करना पड़ेगा एसेट जो एक्वायर कर रहे हैं उसका हमारे पास फेयर वैल्यू है? आंसर इज यस है। तो अब क्या करो, जो नई एसेट आ रही है ना उसकी फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, जो हमारे पास एसेट है, हमारे वाले की जो एसेट है ट्रक वन की एसेट की वैल्यू, फेयर वैल्यू हमारे पास नहीं है। जो नया ट्रक टू आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू है, तो हम जो नए ट्रक की फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। आंसर इज यस। अगर हमारे पास अपने वाले ट्रक की वैल्यू है, सामने वाले की नहीं है, तो क्या करोगे? तो आप अपने वाले पे रिकॉर्ड कर लोगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट की वन पे रिकॉर्ड कर लोगे। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, कहीं ना आपको ये क्या कहता है इंडेस, ये आपको कहता है कि आपको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू को प्रायोरिटी देनी है पहले आपको। आपके पास दोनों की फेयर वैल्यू है तो अपनी एसेट की वैल्यू जो फेयर अपनी एसेट की जो फेयर वैल्यू उस पर रिकॉर्ड कर लो। अगर कोई भी एक मिस है तो जिसकी भी फेयर वैल्यू मिलती है उस पर रिकॉर्ड कर लो। सिंपल सा कंक्लूजन आपका ये है। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस हमारा कवर हो गया जिसकी इकोनॉमिक बेनिफिट है कंपनी का। सिर्फ पेपर के लिए आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन पेपर आपने सिर्फ एसेट को एक्सचेंज किया उसकी आप वैल्यू चेंज कर लोगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको कमर्शियल सब्सटेंस के लिए, ओल्ड डीजल ट्रक एक्सचेंज फॉर न्यू इलेक्ट्रिक ट्रक। ठीक है। आपका कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर में आपको फ्यूल सेव होगा। एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, ये आपका एग्जांपल स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, एग्जांपल स्टडी मैट के अंदर भी है। एक पापा लिमिटेड कंपनी है जिसके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, एक पापा लिमिटेड कंपनी है जिसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 10 करोड़। उसकी लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू है 15 करोड़। मान के चलो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। एक दूसरी कंपनी है बेटा लिमिटेड जिसके पास एक प्राइवेट जेट है जिसकी फेयर वैल्यू है 20 करोड़। ओके। उसकी फेयर वैल्यू है 20 करोड़। पापा लिमिटेड कहता है एक्सचेंज करता है लैंड एंड बिल्डिंग फॉर प्राइवेट जेट। पापा लिमिटेड ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग दी, प्राइवेट जेट ले लिया, साथ में एडिशनली 3 करोड़ का कैश भी पे करता है। पापा लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग दी, प्राइवेट जेट ले लिया, प्लस साथ में 3 करोड़ का कैश भी दिया। तो उस केस में क्या होगा? आपकी एंट्री बनती है, सबसे पहले देखो क्या आपकी बुक से क्या गया, एक लैंड एंड बिल्डिंग गया। ठीक है जी, कितने का गया? 16 करोड़, सॉरी 10 करोड़ का गया, क्रेडिट कर दिया। आपसे कैश गया, कितने का? 3 करोड़ का गया। चलो जी ठीक है। आपके पास आया क्या है? प्राइवेट जेट आया है। प्राइवेट जेट की आपको देखना होगा, प्राइवेट जेट की जो वैल्यू लोगे कौन सी लोगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों की फेयर वैल्यू आपको पता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, दोनों की फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट है। तो आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी होगी? जो एसेट आपकी बुक से जाए, एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू को लोगे। उसकी क्या है वैल्यू? कितनी है फेयर वैल्यू? 15 करोड़ है। तो आपने क्या करा, 15 करोड़ प्लस कैश दिया 3 करोड़, तो आपने 18 करोड़ पर रिकॉर्ड करोगे। जितना भी डिफरेंस बचा, 18 करोड़ का प्राइवेट जेट आया, लैंड एंड बिल्डिंग 10 की गई, कैश 3 गया, बैलेंस आया 5 करोड़। 5 करोड़ क्या बुक होगा? गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट। आपने गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट को बुक कर लिया। ओके। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत बार क्या होगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप पीपी को रिकॉर्ड करते हो एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन अप, जो आपने कोई भी पीपी को रिकॉर्ड करते हो जो फेयर वैल्यू ऑफ असेट टेकन अप है, असेट टेकन, अगर आप असेट टेकन अप पे लेते हो ना, उस केस में क्या होगा, आपको कैश की एडजस्टमेंट नहीं करनी। आपको फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या था, लेट सपोज यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू ये वाली नहीं दी होती, ये आपकी फेयर वैल्यू नॉट अवेलेबल, आपको फेयर वैल्यू नहीं है। इस केस में क्या करते हैं, आप इंपॉर्टेंस दे रहे होते हो इस केस के अंदर,
उस केस में आप इंपॉर्टेंस दे रहे होते इस वाली एसेट को, इस फेयर वैल्यू को दे रहे होते, 20 करोड़ पे रिकॉर्ड करते, क्या 20 प्लस 3 करते? आंसर इज नो। यहाँ पर कैश ऐड नहीं होता इसमें। आपके पास क्या है, अगर आप फेयर वैल्यू की एसेट टेकन अप वाले की ले रहे हो, जो एसेट आपके पास आ रही है उस एसेट की आप फेयर वैल्यू ले रहे हो, उस केस में कैश ऐड नहीं होगा। हाँ, अगर आप फेयर वैल्यू ले रहे हो अपनी वाली एसेट की, जो सेटअप गिवन अप है, उस केस में कैश ऐड होगा। ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज के अंदर यहाँ घुमा सकता है आपको। इंस्टीट्यूट ऐसे कोई सिचुएशन, एक सिनेरियो बना के देगा, उसके अंदर आपको एमसीक्यू पूछेगा कि इस एसेट को आप फेयर वैल्यू क्या होगी, आप क्या आपको कैश ऐड कर दोगे या कैश ऐड नहीं करोगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने एसेट दी है उसकी फेयर वैल्यू ले रहे हो तो कैश ऐड कर लो, एसेट जो आ रही है उसी की फेयर वैल्यू ली है, कोई कैश ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है। पहला पॉइंट था हमारा परचेज का, दूसरा था सेल्फ कंस्ट्रक्शन का, थर्ड पॉइंट अभी हमने कवर किया एक्सचेंज का। नंबर फोर्थ बात कर लेते हैं डेफर्ड क्रेडिट की। डेफर्ड क्रेडिट बड़ा सिंपल सा, देखो आज आपकी कंपनी जाती है आईफोन खरीदने, आईफोन का प्राइस है 1.5 लाख रुपए। सिंपल सी बात करते हैं, जब आपकी कंपनी कैश में परचेज करती है 1.5 लाख का मिलता है, आपने कहा कि मुझे इसको 1.5 लाख में नहीं, मैं आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, तो आपको सेलर ने क्या बोला, कोई बात नहीं कर देना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,80,000 रुपए। ओह, 1,80,000, आपको 60,000 पर मंथ पर ईयर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, कैश प्राइस 1.5 लाख, अगर आप कैश प्राइस नहीं करते, डेफर्ड करते हो पेमेंट को, उस केस में क्या होगा, 1,80,000, तो 180 माइनस 1.5 लाख कितना है, 30,000। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट पोर्शन है, तो इस इंटरेस्ट पोर्शन को आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसकी अकाउंटिंग अलग से होगी। तो इंडिया 16 क्या कहता है, चालाकी नहीं दिखानी ज्यादा कि आपको अपनी एसेट की वैल्यू को ज्यादा करनी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज करो और उस एसेट को रिकॉर्ड कर लो। नहीं नहीं नहीं, उसको आपको एक ऐसे अमाउंट पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो आपका कैश प्राइस का अमाउंट है। अगर आप उस एसेट को आज ही परचेज करते हो तो वो एसेट कितने की है, जो वो अमाउंट आएगा कैश प्राइस, उस कैश प्राइस को आप एसेट पे रिकॉग्नाइज करोगे। मैंने वो एग्जांपल दिया हुआ है, आप यहाँ पे एग्जांपल पढ़ सकते हो। सेकंड बात करते हैं, अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास, कुछ ऐसे इंसिडेंटल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, कोई लैंड परचेज करी, उसके ऊपर आपने कोई अपनी प्लांट बनाना था, तो आपने क्या करा, कुछ टेम्परेरी पर्पस के लिए, टेम्परेरी पर्पस के लिए कोई वहाँ पे आपने क्या करा, सिंपल कोई पार्किंग पार्किंग लॉट बना दिया। आपके पास क्या हुआ, आपने पार्किंग खड़ी करा दी, वहाँ पार्किंग हुई, कुछ वहाँ पे मैरिज के कोई फंक्शंस वगैरह हुए तो आपने वो करा दी, उससे आपको क्या हुआ, कुछ छोटी मोटी इनकम जनरेट हुई। तो क्या उस इनकम को आप एसेट के अंदर एडजस्ट करोगे या कम ज्यादा करोगे? आंसर इज नो। उसको आप सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज करोगे और खत्म करोगे। कोई भी इनकम और एक्सपेंस होता है आपका, कोई भी इनकम एक्सपेंस होता है, कोई भी ऑपरेशन से, छोटे मोटे ऑपरेशन से, उसको पीपी से एडजस्ट नहीं करोगे, सेपरेटली चार्ज करोगे अंडर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इसके अंदर समझना पड़ेगा आपको कि जब आपने एसेट को एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद आपको उसके अंदर कौन सा मॉडल को यूज करना है, देखना पड़ेगा। आपको कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहते हो या आप रिवैल्यूएशन मॉडल। इंडिया 16 की बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको ये दोनों ऑप्शन देता है। आप चाहो आपकी कंपनी कॉस्ट मॉडल लगा ले, आप चाहे आपकी कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहती है, रिवैल्यूएशन मॉडल लगा ले। बट मैं बात करता हूँ, अगर इसको कंपेयर करता हूँ दूसरे इंडियस 40 के साथ, तो वहां पर इंडेक्स 40 कहता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करना होगा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल में, रिवैल्यूएशन मॉडल वहां पर अलाउड नहीं है। बट इंडिया 16 आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है, आप चाहो तो आपकी कंपनी कॉस्ट पे यूज कर सकती, कॉस्ट मॉडल यूज कर सकती है, चाहे तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकती है। तो देख लेते हैं, आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसेट द कंपनी शैल चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपकी कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करा, तो आपको कंसिस्टेंटली, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली रिवैल्यूएशन मॉडल ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में आपने कॉस्ट मॉडल यूज कर लिया, सेकंड ईयर में आके आपने चेंज कर लिया ये तो रिवैल्यूएशन मॉडल कर लेते हैं, फिर कॉस्ट मॉडल नहीं। आपने एक बार जो ऑप्शन चूज कर लिया, आपको कंसिस्टेंटली वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट, पर्टिकुलर एंटायर क्लास ऑफ पीपीई। इसके अंदर मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे होता है इसका एंटायर क्लास ऑफ पीपीई का मीनिंग। तो दोस्तों हमने कहा कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकते हो। रिवैल्यूएशन मॉडल कब यूज कर सकते हो, जब आपको पता है कि इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड की जा सकती है। इन केस कोई आपकी प्रॉपर्टी प्लान है, इक्विपमेंट, आप उसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना तो चाहते हो, बट उसकी आप फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज, उसको मेजर नहीं कर सकते। इन दैट सिनेरियो क्या होगा, आप उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करोगे। ठीक है, कॉस्ट मॉडल में आप क्या करते हो, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, कुछ होता है तो आप उसको लेस कर देते हो। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, आपका जो भी आपका रिवैल्यूड अमाउंट है, कोई सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है उसको रिड्यूस करोगे, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस है उसको एडजस्ट करोगे।
आपकी जो रिवैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल आपकी कहते हो सर मेरी कंपनी ने तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर लिया, तो रिवैल्यूएशन मॉडल जब फॉलो किया तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? क्या मैं हर साल चाहूँ तो रिवैल्यू कर सकता हूँ, या कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा कि वो 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद ही, या फिर कंपनी के ऊपर है? अगर आपको लगता है आपकी एसेट की फेयर वैल्यू में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आते हैं हर हर साल, तो आप ईयर बाय ईयर भी कर सकते हो चेंज। आपको लगता है कि नहीं, आपकी 3 टू 5 इयर्स की पॉलिसी है, तो आप 3 टू 5 इयर्स को फॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैटर करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा डिपेंडेंट है कंपनी के डिसीज़न के ऊपर। जो कंपनी का डिसीजन होगा उसी को फॉलो किया जा सकता है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि मटेरियल चेंजेस है हर साल, तो आप रिवॉल्यूशन मॉडल को फॉलो कर सकते हो एवरी ईयर। बट इन केस आपको लगता है कि आपको 3 टू 5 इयर्स फॉलो करना है, तो आप 3 टू 5 भी कर सकते हो। को आपकी चॉइस है, सिग्निफिकेंट तो एनुअली, नॉन सिग्निफिकेंट है तो 3 टू 5 इयर्स। फिर है फेयर वैल्यू शुड बी डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एंड रिलायबल एस्टिमेशन। फॉर द रिलायबल एस्टिमेशन, जब भी आपका फेयर वैल्यूएशन होगा, उस फेयर वैल्यूएशन को कराया जाएगा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से। जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर कराएगा उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, उसी पर अपनी एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसी से ही रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन मॉडल से ही, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ रिवैल्यूएशन। जब आपने रिवैल्यूएशन किया, उस डेट पर डेप्रिसिएशन का क्या होगा? तो वहाँ पे 2 अप्रोच दी गई है आपको। एक अप्रोच दी जाती है एलिमिनेशन अप्रोच, दूसरी अप्रोच दी जाती है आपको रीस्टेटमेंट अप्रोच। आप एलिमिनेशन अप्रोच को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कहेंगे, और रीस्टेटमेंट को कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, आप चाहो तो इनडायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो। तो हमारा एलिमिनेशन अप्रोच डायरेक्ट मेथड, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख रुपीस, उसके ऊपर एज ऑन डेट आपका क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हो चुका है 20,000 का। तो उस केस में क्या करोगे आप? 20,000 का, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो नेट अमाउंट निकल के आया वो आया 80,000 का। तो जब आपका बिल्डिंग की कॉस्ट 1 लाख, एक्यूमुलेट 20,000, लेस करा तो 80,000 आ गया। तो जो आपका रिवैल्यू, जो आपको फर्दर आपने रिवैल्यूएशन कराया इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, वो निकल के आती है 1,20,000। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आप अपना जो डेप्रिसिएशन है, जो आपका पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री करोगे रिवर्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई, अपनी असेट से पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन को हटाओगे। जब भी आप देखें ना बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे करी होती है, ओपनिंग प्लस एडिशन प्लस डिलीशन, या डेप्रिसिएशन के केस में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड। तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा जो डेप्रिसिएशन चार्ज है उसको पूरा का पूरा एडजस्ट कर दोगे पीपीई से। पीपीई की जो नेट कैरिंग अमाउंट है उस पे आ गई, फिर आप रिवैल्यू करा आपने 80,000 में 40,000 का आपका रिवैल्यूएशन हुआ। तो जैसे ही आपका रिवैल्यूएशन हुआ, तो वहां पे एंट्री करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रीस्टेटमेंट अप्रोच। हमने अभी ऊपर पढ़ा एलिमिनेशन अप्रोच, अब हम देख लेते हैं रीस्टेटमेंट अप्रोच। रीस्टेटमेंट अप्रोच के अंदर क्या होता है, ये कहता है आपको अपनी कैरिंग अमाउंट को भी, अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी, और आपको अपनी क्लोजिंग अमाउंट को भी, तीनों ही अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर दो। दोबारा सुनो, रीस्टेटमेंट अप्रोच में क्या होता है, ऐसे मानो कि जो आपका फेयर वैल्यूएशन करके जो अमाउंट आया, वो अगर डे वन पर होता, तो उसका कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता और कितना कितना आपकी कैरिंग अमाउंट होती, तो आपकी क्लोजिंग वैल्यू क्या बचती। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख रुपीज की, आपने बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख रुपीज की, ठीक है। फिर आपने उसको डेप्रिशिएट किया था 20,000 का, ठीक है। उसके बाद कैरिंग अमाउंट आई 80,000। फिर जो उसकी मार्केट में आपने इंडिपेंडेंट वैल्यूएट से वैल्यूएशन कराई, वो आई 1,20,000। इस सिनेरियो में क्या होगा, जब आपकी 1,20,000 की अमाउंट हो गई, तो आपको चेक करना पड़ेगा जो आपका कैरिंग अमाउंट अभी पुराने वाले वैल्यूएशन कराने से पहले अमाउंट पे कितना परसेंटेज आ रहा है कैरिंग अमाउंट का। देखो, मार्केट वैल्यू आपकी आ रही है 80,000, सॉरी आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है 80,000, अमाउंट था पहले 1 लाख, तो 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 करोगे 80% आ गया। तो आपका जो प्रोपोर्शनेटली जो चेंज आएगा वो 80% आना चाहिए। हमने देखा कि 1,20,000 की भी मार्केट वैल्यू है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80% आपका आएगा 150। 1,20,000 डिवाइड बाय 80% 150, तो आपका 150 प्रोपोर्शनेटली चेंज हो गया। तो बैलेंस 30,000 आपका क्या आएगा, डेप्रीशिएशन, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, रीस्टेटमेंट अप्रोच में आपको प्रोपोर्शनेटली चेंज करना है। कैरिंग अमाउंट भी चेंज होगा, डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा, आपकी क्लोजिंग वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अभी हमने ऊपर देखा था, इसी पॉइंट से रिलेटेड है वो। यहाँ पर हमने पढ़ा था ऊपर कि आपको एक एंटायर क्लास ऑफ पीपी देखनी होगी, एंटायर क्लास ऑफ पीपी। एंटायर क्लास ऑफ पीपी का मतलब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपके पास दो तरह की बिल्डिंग है, एक आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, दूसरी आपकी बिल्डिंग है फैक्ट्री की बिल्डिंग। हम बात करते हैं ऑफिस की, जो आपकी ऑफिस है फॉर एग्जांपल 4 स्टेट के अंदर है, एक कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, और एक आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जब आपके 4 अलग-अलग स्टेट्स के अंदर आपकी अलग-अलग ऑफिस बिल्डिंग है, अगर आप एक बिल्डिंग के ऊपर, अगर आप एक बिल्डिंग को भी रिवैल्यू करोगे, तो आपको चारों की चारों क्लास को
चारों की चारों बिल्डिंग को रिवैल्यू करना पड़ेगा। मतलब एक क्लास के अंदर 4 स्टेट में अलग बिल्डिंग है, तो अगर आपने एक बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन लगाना है तो आपको चारों बिल्डिंग पे लगाना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं, एक आपके पास बिल्डिंग है फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग पे आप लगाना चाहते हो कॉस्ट मॉडल। ऑफिस बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन मॉडल क्या ये अलाउड है? आंसर इज यस, दिस इज अलाउड। यहाँ पर इंडेस कहता है कि एंटायर क्लास ऑफ पीपी के ऊपर आपको सेम मॉडल लगाना पड़ेगा। अगर आपने ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट मॉडल लगाया तो जितनी भी आपकी ऑफिस बिल्डिंग्स है किसी भी स्टेट में हो चाहे कहीं पर भी हो, 1 2 नंबर ऑफ कितने प्लेसेस है, तो आपको सबके ऊपर कॉस्ट मॉडल लगाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन लगाया तो सबके ऊपर रिवैल्यूएशन लगाना पड़ेगा। बट आप ये चाहते हो कि फैक्ट्री बिल्डिंग पे कॉस्ट, उस पर रिवैल्यूएशन, दिस इज अलाउड। ओके, बट एक क्लास ऑफ पीपी पे एक मॉडल लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हाई चांस है एग्जाम में आने के लिए, और ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि जो आप अगर रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करते हो, जो रिवैल्यूएशन से निकला हुआ गेन और लॉस होगा उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। देखो, हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आपने असेट को 10 लाख का खरीदा, अब वो असेट हो गया कि 12 लाख की। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपने एक असेट परचेज करी जिसकी वैल्यू है 10 लाख। 10 लाख की वैल्यू है, फिर आपने उसको रिवैल्यू किया, वो हो गया 12 लैक्स। तो 12 लैक्स से क्या हुआ, 2 लैक्स से आपका इंक्रीमेंट हुआ, इसको क्या हुआ, रिवैल्यूएशन गेन। 2 लाख का रिवैल्यूएशन गेन हो गया। फिर फर्दर बात करता हूँ, 2 लाख का गेन होने के बाद आपने इसकी एंट्री करी रिवैल्यूएशन पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये एंट्री होगी 2 लैक्स से। फिर मैं बात करता हूँ सब्सिक्वेंटली की। सब्सिक्वेंट क्या हुआ, 10 लैक्स से इसकी वैल्यू 12 लाख हुई, 12 लैक्स से सब्सिक्वेंटली वैल्यू हुई लेट सपोज 11 लैक्स। तो जो आपकी वैल्यू माइनस हुई है 1 लैक्स से, तो आपको इस 1 लाख को एडजस्ट करना पड़ेगा इस रिवैल्यूएशन रिजर्व से। आपकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख 1 लाख से। फर्दर आगे चलते हैं। सर नहीं, ये 11 लैक्स से अब हो गई वैल्यू 9 लैक्स की। जब आपकी ये वैल्यू 9 लैक्स की हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख एडजस्ट, 2 लाख रुपीज और डाउन हुई है, तो 2 लाख में से 1 लाख एडजस्ट करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से, फिर आप 1 लाख रिजर्व एडजस्ट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में से। देखो, हमने क्या किया, दोबारा समझाता हूँ। 10 लाख की एसेट थी, 12 लाख की हो गई, 2 लाख का गेन आया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट, रिवैल्यूएशन रिजर्व में एड बैक कर दिया। फिर 10 लाख से लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 12 हुई, 12 के बाद वो 11 हो गई, 1 लाख कम हुई। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लाख को एडजस्ट ऑफसेट करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ है। फिर 11 लाख के बाद 9 लाख हुई। अब क्या हुआ है, 1 लाख हमारा बैलेंस बचा रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, तो 1 लाख पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करोगे, फिर फर्दर जो 1 लाख बचा वो आप पीएल से एडजस्ट करोगे। तो यहीं पर इस कंसेप्ट के अंदर यही समझाया हुआ है। अगर आपका कोई भी पहला गेन आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, सब्सिक्वेंटली गेन आता है तो अगेन रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉस आता है पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसके बाद ऑफसेट होने के बाद पीएल में जाएगा। लेट्स सपोज पहली बारी में हमारा लॉस आ जाए, अगर आपका डिक्रीज आ जाता है कैरिंग अमाउंट के अंदर, पहली बारी में लॉस आता है, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करोगे। पहली बारी में लॉस आया, प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट किया। लेट्स सपोज सेकंड ईयर में आए, पहली बार 10 लाख की थी, 8 लाख की एसेट हो गई, 2 लाख का लॉस आया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। सेकंड ईयर में फिर रिवैल्यू किया, एसेट की वैल्यू 11 लाख, तो 1 लाख पहले पीएल में प्रॉफिट बुक करोगे। फिर नेक्स्ट ईयर 3 लाख से फिर बढ़ गई, फिर क्या करोगे, आपने 2 लाख जो पहले पीएल में डाला था, 1 लाख एडजस्ट हो गया, 1 लाख फिर से पीएल एडजस्ट करोगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा 2 लाख, उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करोगे। इसका भी एग्जांपल देके समझ लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल आपकी एसेट की वैल्यू 10 लाख है, आपने उसको रिवैल्यू किया 8 लाख हो गई, तो आपने 2 लाख को करोगे चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू हो गई 9 लाख, तो आप 1 लाख को चार्ज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर नेक्स्ट ईयर आपकी वैल्यू लेट सपोज 12 लाख हो गई, 3 लाख से बढ़ गई, तो 1 लाख जाएगा आपका पीएल के अंदर, 2 लाख का क्रिएट हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये बात है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा वाला कंसेप्ट भी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। उसके बाद कोई भी अगर आपकी असेट है, जब वो सोल्ड आउट हो जाती है या वो रिटायर हो गई या उसका यूज करना आपने बंद कर दिया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आपका होगा वो डेप्रिसिएशन, जो आपका डेप्रिसिएशन होगा उसी के सॉरी, जो भी आपका अगर आपने कोई भी एसेट सोल्ड आउट कर दी तो आपको जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा वो सीधा का सीधा चला जाएगा रिटेन अर्निंग पे। आपने कोई एसेट थी, रिवैल्यू की, 2 लाख से बढ़ाया, नेक्स्ट ईयर एसेट बेच दी, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है सीधा सीधा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, एज ए प्रॉफिट बुक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आपकी असेट की वैल्यू है, एग्जांपल से लेके चलते हैं इसको भी। आपकी असेट की वैल्यू है लेट सपोज 10 लैक्स। ठीक है, उसके अंदर 2 लैक्स का रिवैल्यूएशन हुआ, ये हो गई 12 लैक्स की। जब वो असेट थी 10 लाख की,
तो आपके पास डेप्रिसिएशन लग रहा था 1 लाख का। जब वो असेट 12 लाख की हो गई, डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.2 लैक्स। तो यहाँ पर आएगा 10.8 लैक्स। तो आप देखोगे आपका जो डेप्रिसिएशन में चेंज आया है, वो डेप्रिसिएशन में इसकी वजह से चेंज हो गया 20,000 का। आपका रिवैल्यूएशन की वजह से 20,000 का डेप्रिसिएशन बढ़ गया। डेप्रिसिएशन बढ़ने से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कम हुआ। देखो कंपनी ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवैल्यूड किया, ठीक है। रिवैल्यू करा तो 2 लैक्स का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर लिया एक, ठीक है यहाँ तक। जब आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ तो प्रॉफिट क्रिएट हो गया एक, जो आपका अदर इक्विटी में हिट हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने जब रिवैल्यू फिगर पर डेप्रिसिएशन क्लेम करा तो वो 20,000 से ज्यादा किया, वो 1,20,000 में क्लेम किया। पहले 1 लाख कर रही थी, 1,20,000। तो 20,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हो आप, किसकी वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से। तो इंडिया 16 कहता है आपको जो 20,000 एक्स्ट्रा ना, वो आपको रिवर्स बैक करना पड़ेगा आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व से। आपने एंट्री क्या करी होगी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, 20,000 की एक्स्ट्रा करी आपने, 1 लाख की एक करनी थी, 20 की आपने एक्स्ट्रा और करी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू डेप्रिसिएशन 20,000। हुआ क्या, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू जो है वो तो कम हो गई, पर प्रॉफिट पे क्या आपका इम्पैक्ट पड़ा, नहीं, प्रॉफिट पे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आपको जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट वो सही आया, 20,000 से आपने उसको एडजस्ट करा। तो यहाँ पर जो ये मैंने लाइन लिखी हुई है नोट्स के अंदर, उसका मतलब यहीं पर यही है, अगर asset is still being used, part of the surplus can be transferred gradually based on the difference between depreciation on the revalued amount and original cost। जो 20,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सर हमारा कोई टैक्स का इफेक्ट आता है, वो ट्रीट करेगा इंडेक्स 12। जब डेफर्ड टैक्स को रिवाइज करेंगे तो वहां पर हम उसको टेकअप कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन का, असेट शुड बी डेप्रिसिएटेड सिस्टमेटिकली ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन एसेट शुड बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली, हमने बात करी थी ओवरऑल एक्सपेंसेस की, उसको आप सेपरेटली, अगर आपको लगता है कि एक एसेट के अंदर दो कंपोनेंट है, दोनों ही सिग्निफिकेंट है, तो दोनों की आप अलग अलग डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कर सकते हो। अगर कोई आपको लगता है सम पार्ट्स हैव सेम यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन मेथड, दे कैन बी ग्रुप, कोई दो असेट है सेम ग्रुप की है, सेम ही लाइफ है, आप एक साथ ग्रुप करो, उनको डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। अगला आता है रिमेनिंग असेट मेड अप लेस सिग्निफिकेंट पार्ट शुड आल्सो बी डेप्रिशिएट पॉसिबली यूजिंग एस्टिमेट, ठीक है जी। कोई छोटे छोटे एसेट है, सिग्निफिकेंट पार्ट को अपने एक्यूमुलेट किया, एग्रीगेट करके आप उसको एक साथ डेप्रिशिएट कर रहे हो। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या होता है, आपको लैंड को अलग ट्रीट करना पड़ेगा, बिल्डिंग को अलग ट्रीट करना पड़ेगा। लैंड की जो लाइफ होती है वो होती है इनडेफिनेट, पर आपकी बिल्डिंग की लाइफ होती है डेफिनेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिमिटेड लाइफ होती है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड का डेप्रिसिएशन अलग चार्ज करोगे, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अलग चार्ज करोगे, ठीक है जी, कवर हो गया। अगर आपका अगर आपको लगता है कि कोई लैंड है जिसके अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आपने क्लब किया था, कैपिटलाइज किया था ओपनिंग में, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जब आप कोई भी असेट को एक्वायर करते हो या असेट को क्रिएट कर रहे हो, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उस केस में क्या होता है, जो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है उसको आप जो इन फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हो, उस कॉस्ट को आप अलग से कैपिटलाइज कर रहे हो और लैंड को अलग कर रहे हो, तो दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग रखेगा। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा और डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड लगता रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी लैंड है जिसकी लाइफ लिमिटेड है, लिमिटेड लाइफ है, ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ जी, देखो बहुत बार क्या होता है, कोई कंपनी कहती है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने गवर्नमेंट से कोई माइंस एक्वायर कर ली, जब वहाँ पे वो लैंड के ऊपर अपनी कोई वहाँ पर जब खुदाई चलती है, वहाँ पे जब वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, बॉक्साइट एक मटेरियल है, उसको जब वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक ब्लास्ट करना पड़ता है। जब वो ब्लास्ट करते हैं, उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं, तो उसको आपको रिफिल करना पड़ता है। तो उस रिफिल की लैंड फिल करनी पड़ती है, उसकी बात कर रहे हैं। जब आप उस लैंड फिल करते हो, उसको आप भी आपको कैपिटलाइज़ करोगे और उसको डेप्रिशिएट करोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं रेजिडुअल वैल्यू की। एट द एंड ऑफ ईच ईयर कंपनी को रिव्यू करनी पड़ेगी, रेजिडुअल लाइफ कितनी है एसेट की, ठीक है। आपने आज चेक किया 10 साल है, 2 साल बाद फिर चेक किया आपने, अब अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इसकी वैल्यू लाइफ ऑफ एसेट 8 साल रह गई, तो आपको प्रोस्पेक्टिवली उसका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोई डेप्रिसिएशन, कोई एक्सपेक्टेशन चेंज है कंपनी की, तो उसको आपको ट्रीट करोगे एज पर अकाउंटिंग एस्टिमेट इंड एस 8, ठीक है जी। जैसे हमें लगता है कि एसेट की लाइफ 10 साल है, अब लगता है 12 साल या 8 साल हो गई, तो आपको इंड एस की चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो आपको इंड एस 8 टिकअप कर लेगा। डेप्रिसिएशन का कमेंसमेंट, जैसे ही आपकी असेट रेडी फॉर यूज हो जाती है, जैसे ही आपकी असेट रेडी फॉर यूज हो जाती है, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, जैसे ही आपकी असेट हेल्ड फॉर सेल आ गई, उसको डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दो, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मेथड तीन, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीबी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नंबर थर्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। बहुत बार कंपनी कहती है हम तो रेवेन्यू के बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आंसर इज नो, ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी नॉन कंप्लायंस हो जाएगा इंडिया 16 के साथ। कभी भी आप रेवेन्यू के प्रपोर्शन में अपना पीपीई के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। वो यही बात कर रहे हैं, रेवेन्यू आर नॉट अप्रोप्रिएटेड, डिपेंड ऑन द फैक्टर बेस्ड ऑन बियॉन्ड असेट यूज। ठीक है, लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिकमीशनिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डिकमीशनिंग की, आपने आज असेट में डिकमीशनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। आज आपने एक्सपेक्ट किया आपको आने वाले 10 साल बाद 10 करोड़ का खर्चा होगा, पर जैसे 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 टाइम निकलता गया आपको 4 साल 5 साल बाद लगता है कि 10 करोड़ का खर्चा नहीं, ये खर्चा बढ़ के हो सकता है 15 करोड़ का, 14 करोड़, 15 करोड़ का। उस केस में क्या होगा, आपको लगा 5 साल के बाद 15 करोड़ का खर्चा होगा, तो जितना अगर उसमें आपको चेक करना पड़ेगा उसके बाद कि आप आपकी कंपनी कौन सा मॉडल यूज कर रही है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी यूज कर रही है कॉस्ट मॉडल, फिर तो बहुत सिंपल है। कंपनी यूज कर रही है रिवैल्यूएशन मॉडल, थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। बात करते हैं कॉस्ट मॉडल की। कंपनी यूज करती है कॉस्ट मॉडल, आपको लगता है कि 5 साल के बाद आपका डिकमीशनिंग लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल क्या करो, जितनी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी उसका प्रोविजन क्रिएट करो, साथ में पीपी में एडजस्ट कर दो, पीपी को कैपिटलाइज कर दो, पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग लाइबिलिटी एंट्री कर दोगे। नहीं नहीं सर, उल्टा भी तो हो सकता है, हमारे को 5 साल बाद लगता है कि नहीं इसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी, प्रोविजन हमारे को कम बनाना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, रिवर्सल कर दो, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीपी, प्रोविजन को बुक करो, पीपी में रिकॉर्ड कर दो। पर क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जितना आपका प्रोविजन कम हुआ उतनी पीपी की आखिर में वैल्यू ही नहीं बची। अगर आपका जितना प्रोविजन आपको लगता है कम होगा और उतनी तो आपकी वैल्यू ही नहीं बची, जितने आपकी वैल्यू बची है उतने को आपको पीपी से एडजस्ट करो, बाकी का रिकॉर्ड कर दो अदर इनकम। ठीक है जी, अगर आपकी डिक्रीज इन लायबिलिटी एक्सीडिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी देन रिकॉग्नाइज एज इनकम अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है रिवैल्यूएशन मॉडल। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपकी कंपनी यूज करती है रिवैल्यूएशन मॉडल, इस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज करनी है। देखो रिवैल्यूएशन मॉडल हमने अभी ऊपर पढ़ा था, एंट्री कंपनी एंट्री क्या करती है, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करती है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका पीपी मॉडल प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से। तो आपको क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग लायबिलिटी। हम कहते हैं कि सर हमारे तो प्रोविजन कम बनाना पड़ेगा इन फ्यूचर, उस केस में क्या होगा, एंट्री उल्टी हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। बीच में आप देखोगे मैंने लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी पहले कोई लॉस था। रिवैल्यूएशन में क्या हो सकता है, आपके पास पॉजिटिव फिगर हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। आपकी वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है, कम हो गई तो आप पीएल में चार्ज करते हो। अगर आपने कोई पीएल में ऑलरेडी चार्ज किया हुआ था तो आप पीएल से एडजस्ट करोगे पहले। ठीक है, लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स, आप किसी भी बैलेंस शीट को उठाकर देखना, किसी भी बड़ी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट को, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हेड्स को खोलना, उसके नोट्स में जाना पीछे। उसके नोट्स में बहुत सारी चीजें दे रखी होती है आपको, जैसे मेजरमेंट का बेसिस क्या है, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, एसएलएम, डब्ल्यूटीवी या यूओपी, यूजफुल लाइफ कितनी है, कम ग्रोस कैरिंग अमाउंट कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, और कोई इंपेयरमेंट है तो वो कितना है। और एक नोट्स के अंदर ना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दी होती है, कितना एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है, कितना डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर है। अगर आपने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू एक्वायर करी एसेट, उसका भी अलग से दिखा रखा होता है, या कोई इंपेयरमेंट हुआ है उसका भी अलग से आता है, कोई रिवैल्यूएशन है या एक्सचेंजेस के डिफरेंसेस है। तो इन तरह के सारे चेंजेसों को अलग से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे रखी होती है फाइनेंशियल्स के अंदर। आप किसी भी लिस्ट एंटिटी या कोई भी बड़ी एंटिटी को आप देखोगे खोल के फाइनेंशियल्स को जाकर के, तो उसके अंदर इस तरह से स्टेटमेंट दे रखी होगी। अगर कोई कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसको प्लेज कर रखा है किसी और बोरोविंग के अगेंस्ट में, तो उसका भी एक डिस्क्लोजर जाता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इसका टाइटल प्लेज और सिक्योरिटी किसी पर्टिकुलर बोरोविंग के अगेंस्ट में रखा हुआ है, उसका भी डिस्क्लोजर जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कोई इसका अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करती है कंपनी का क्या मॉडल है, क्या कॉस्ट मॉडल लगा रही है, रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रही है, कितनी यूजफुल लाइफ ऑफ असेट है, कितना कैसे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रही है कंपनी, तो सब चीजें लिखती है। कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होगा वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है, इंड एस 8 के अकॉर्डिंग, लाइक यूजफुल लाइफ ऑफ असेट फॉर एग्जांपल के लिए आपने रिड्यूस किया, ये सब करना पड़ेगा। तो हमारा ये इंड एस कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसी के साथ आपको एग्जाम के अंदर क्या होगा, इसकी रिवीजन वीडियो हमारी जो हमने अभी रिकॉर्ड करी है इसको अच्छे से सुनो, प्लस आईसीए के जो क्वेश्चन बैंक जितने भी क्वेश्चंस हैं आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल पास्ट के उनको सोल्व करो, प्लस एक बार फिर से इस रिवीजन वीडियो को सुन लो, तो आपको ये इंडेक्स 100% क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है आपको, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, या आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फर्दर रिवीजन वीडियोस। और एक बार फिर से इस रिवीजन वीडियो को पूरा सुनना, और
Please stay connected, stay tuned, and have a good day. Thank you.